प्यारे बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही आसान चैप्टर। जितना बताऊंगा अगर सिर्फ उतने पे ध्यान दे दिया तो पेपर बहुत गजब जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पहला टॉपिक जो हमें समझना है बहुत गहराई से, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हम बचपन से जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे जब हम 10th क्लास में थे तो हम लोगों ने पता क्या किया था, याद करो। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे, एक मैग्नेट देते, मैग्नेट। देखो मैं मैग्नेट के बारे में हल्का सा बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और बचपन में जब आप 10th में थे या जब छोटे बच्चे थे तो इस मैग्नेट के पास जो कील होता है, कील, अगर एक कील है, कई लोग बोलेंगे सर हमें कील के बारे में नहीं पता। लोहे की कील जो दीवार में मारी जाती है ना, हर लड़के के पास एक कील होता है बेटा, सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन उसको दीवार में नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन 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 दीवार में भी आप चाहो तो ठीक है। तो कील की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो लोहे की कील होती है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज, ये जो लोहे का कील होता है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो कील है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम कहते हैं अट्रैक्ट क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है कि इस मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कील को अपनी तरफ खींचेगा। क्या बोला मैंने? ये मैग्नेटिक फील्ड इस कील को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि मेरे अंदर से, जैसे मैं मकड़ी हूं, मकड़ी, एक मकड़ी के अंदर से जाला निकलता है। स्पाइडरमैन देखा होगा सबने, स्पाइडरमैन अपने अंदर से जाला फेंकता है और उस जाल में किसी को भी पकड़ सकता है, पकड़ के अपनी तरफ खींच सकता है। उसके यहां से निकलता है ना, नहीं समझे, यहां से जाल निकलेगा और ऐसे खींचेगा। सेम कि एक मैग्नेट के अंदर से मकड़ी के जाला निकल रहा है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, और वही मैग्नेटिक फील्ड कील को खींच रहा है। तो सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो 12वीं क्लास के किसी भी बच्चे से ये नहीं पूछेंगे कि भैया व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, पर आपको पता होना चाहिए। देखिए लिखा है, क्या लिखा हुआ है, देखिए कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास, ये मैग्नेट है इसके आसपास। स्पेस मतलब बेटा जगह होता है, जगह, जगह, स्पेस का मतलब जगह। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर एक खास बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर इस बात को मैं पहले क्लियरली समझा दूं। एक मैग्नेट, जैसे एक मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, जैसे एक मैग्नेट है वैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी होता है। यानी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी अगर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास एमएफ है, कौन है? एमएफ। अगर इसके आसपास एमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी एक बात मैं बोल दे रहा हूं, करंट वाली वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट वाली वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, करंट वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये बात आपको याद रखना है और यही सच्चाई है। सो ये कह रहा है कि स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की जगह, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास की जगह, जहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स फील हो। जैसे इस कील पे फोर्स फील होता है, ये जो कील है इसमें अट्रैक्शन फील होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी फोर्स फील होता है, ठीक है ना, फोर्स फील होता है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की जगह, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास की जगह जहां पर हमें फोर्स फील हो, तो उसको हम बोलेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कील को अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है ना, और दो मैग्नेट के बीच में रिपल्शन भी होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमने क्या समझा कि एक मैग्नेट के आसपास की जगह मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। क्या बोला मैंने? मैग्नेट के आसपास की जगह मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की स्पेस होती है। फटाफट इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, एक बंदा था ऑरिस्टेड, ऑरिस्टेड ने कहा कि भैया अगर एक वायर है, क्या एक वायर, उस वायर में अगर करंट है, करंट, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह। तो ये ऑरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर, अगर एक वायर है, वायर, और उस वायर में करंट होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा जी, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा यानी इसके आसपास, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें यह समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला समझना है प्यारे बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को किसने समझाया? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को समझाया बायोट साहब ने। तो हम पढ़ते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। अब तुम बोलोगे सर ये बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है, थोड़ा समझा दो तो मजा आए। देखो बायोट सावर्ट लॉ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बायोट सावर्ट नाम के बंदे थे, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज करो ये है हमारा करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट है आई, वो कहते हैं अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, मैं आपको थोड़ा अपने अंदाज में समझा देता हूं ताकि आपको इजी लगे। वो कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है जी, और जैसा कि ऑरिस्टेड साहब ने कहा कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है जी। तो हमने कहा जी मेरे को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जी। तो यहां पर हमने कहा मान लो ये डिस्टेंस है आर, और हमने कहा कि आज से मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल लेंगे बी, बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों। तो हमने बोला अच्छा मेरे को ना यार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो किसी ने कहा सपोज करो यहां पर जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, कि देखो करंट ऊपर की तरफ है और जो आर है इस तरफ है, तो यहां पर एंगल थीटा बन रहा है। और किसी ने बोला देखो हम ना इस वायर में एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कि हम पूरी वायर की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर इसको बोल रहे हैं डीएल, डीएल, डीएल मतलब छोटा सा लेंथ। देखो मैं बता रहा हूं, देखो
इसके लेंथ को एल बोलेंगे ना, तो इस छोटे से लेंथ को, जो छोटा हिस्सा है, इसको डीएल बोलते हैं। डीएल का मतलब है छोटा सा लेंथ, जितना तुम्हारा है छोटा सा लेंथ, डीएल। ठीक है बेटा, तो ये जो डीएल है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो डीएल है छोटा सा लेंथ का एलिमेंट है, लेंथ का एलिमेंट है। तो एक छोटा सा वायर है, एंगल थीटा है, डिस्टेंस आर है, और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी बोलेंगे बेटा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते बी है, पर ये छोटा सा होगा क्योंकि वायर छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी बोलेंगे। तो बोला गया कि देखो यार, ये जो अब पूरा सेटअप समझ लेना कि छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट है उसको डीएल बोल रहे हैं, एंगल को थीटा, डिस्टेंस को आर, और जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट को पी, और डीएल का मतलब है स्मॉल लेंथ एलिमेंट, डीएल मतलब बहुत छोटा सा लेंथ। अब मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां के मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी बोलेंगे प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा डीबी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, अगर हम इस डीबी को निकालेंगे, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, जो एंगल मैंने आपको बताया था, मैंने एंगल ये बताया था ना, ये वाला एंगल, तो साइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। डीबी जो है आई इंटू डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि करंट इंटू में छोटा सा लेंथ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डीबी जो है, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर डीबी का मतलब क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर डिस्टेंस के इनवर्सली, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन सबको कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, जैसे हम इन सबको कंबाइन करते हैं हमें मिलता है डीबी इज इक्वल टू, देखो आई डीएल साइन थीटा इकट्ठे हो जाएंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आएगा, तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर दिख रहा होगा। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है प्यारे बच्चों, दोबारा बोल रहा हूं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसकी जगह पर आएगा कांस्टेंट के। इस के को बाद में हम खोलेंगे तो के का फॉर्मूला जो होगा, के होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां से क्या है बेटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे आर का स्क्वायर होगा। जहां पर ये जो म्यू नॉट, यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो म्यू नॉट है बेटा, म्यू नॉट की बात की जा रही है यहां पर, मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूं। म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का नाम देख लीजिए, म्यू नॉट का नाम है बेटा ये तो 4 पाई सबको पता है। यहां म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, देखिए म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। और ये जो पूरा म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई पूरा, ये जो के की वैल्यू के, ये जो हमारा के है, के समझना ध्यान से, एक मिनट, ये जो हमारा के है, एक सेकंड प्यारे बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जो हमारा के है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जहां म्यू नॉट का मतलब ये होता है और पूरे के का मतलब है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। यानी सर आप ये कह रहे हो कि सर एक के है, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसी की पूरी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, और इसमें म्यू नॉट का मतलब होता है, म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी सर आप ये कह रहे हो, आपने कंक्लूजन ये दिया, अगर मेरे पास एक वायर है और छोटा सा लेंथ लिया है मैंने, छोटा सा लेंथ हिस्सा लिया है, छोटा सा हिस्सा है इस वायर का, इस वायर का ये छोटा सा हिस्सा है डीएल, और करंट है इसके अंदर आई, और ये एंगल है थीटा, और ये डिस्टेंस है आर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां के कांस्टेंट है, आई करंट है, डीएल लेंथ है, साइन थीटा एंगल है, और डिस्टेंस है आर। तो बेटा ये बायर-सावर्ट लॉ ने हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया। अब फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पता है ना यहां पर साइन थीटा है बेटा, ये किसी को और थीटा ना दिख रहा होता, ये साइन थीटा है, के आई डीएल साइन थीटा है ना, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, जैसे पीछे हमने पढ़ा भाई डीबी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, देखिए अगर आपको इसी फॉर्मूले को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, देखो आपको यहां पर सुन लो ध्यान से, यहां आर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आर से डिवाइड करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा कि यहां पर डीएल रहेगा और यहां पर आर रहेगा, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, और जो साइन थीटा है, साइन थीटा, इसको आपको बनाना है क्रॉस, क्रॉस, तो देखो क्या बन जाएगा, के आई आई डीएल डीएल, ये हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस, साइन को बना देंगे क्रॉस, क्रॉस, बगल में है आर, बगल में है आर, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। समझ में आया क्या किया मैंने साइन थीटा को क्रॉस बना दिया बेटा, साइन थीटा को गायब करके क्रॉस बना दिया, क्रॉस, और ऊपर एक आर और नीचे भी एक आर, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर आर, आर क्यूब, और यहां पर आ गया आर। तो के आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। यानी कुछ नहीं करना सर, साइन को गायब करना है, साइन को गायब करके ऊपर आर से मल्टीप्लाई और नीचे आर से डिवाइड, तो हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। तो देख लो हमने क्या किया, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि साइन थीटा बन गया है इक्वल टू में क्रॉस, तो साइन थीटा की जगह पर पूरा गायब कर दो, तो यहां पर आ जाएगा क्रॉस, और यहां पर आर से मल्टीप्लाई करो और नीचे आर से डिवाइड करो, तो ये आर स्क्वायर और आर बन जाएंगे नीचे आर क्यूब। इससे बेस्ट नहीं हो सकता, फटाफट इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। सो मित्रों अब डायरेक्शन की बात कर ले, ये पढ़ लिया तो आ जाओ। अब देखो अभी आपने बायर-सावर्ट लॉ पढ़ा मुझसे, हाँ जी पढ़ लिया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो लिखा है फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर, वायर के लिए, जैसे एक वायर है, ये वायर है जिसके अंदर करंट है आई, और हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट पे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है एक वायर वाले केस में, जैसे एक वायर है और फिंगर को कर्ल करोगे, कर्ल,
तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। थंब जो है वो करंट होगा, अभी समझा रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं। कर्ल का मतलब है बेटा रोटेट करना, रोटेट। कर्ल का मतलब यहां पर है रोटेट करना, रोटेट। अभी मैं समझा रहा हूं, वेट करो। तो सबसे पहले थंब जो है वो करंट की दिशा में, तो थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट ऊपर है, ये रहा करंट, तो थंब को ऐसे करना है और इसको रोटेट करना है, रोटेट। तो रोटेशन करेंगे तो ये अंदर जा रहा है मेरा फिंगर, तो थंब को ऐसे करने पे फिंगर अंदर जा रहा है। फिंगर अंदर जाने का मतलब क्या है कि फिंगर अंदर जा रहा है, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। दोबारा फील करो, दोबारा फिंगर को कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। थंब जो है हमारा करंट होगा, तो ये थंब हमारा करंट है। देखो थंब, थंब थंब लिख दिया मैंने, थंब थंब, थंब को करंट, थंब है हमारा करंट, राइट हैंड का थंब करंट। फिंगर रोटेट, तो फिंगर अंदर जा रहा है, फिंगर अंदर जा रहा है, अंदर यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर है। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर कर्ल करने पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आया हो। अच्छा एक बात बता रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि टॉप 50-50 क्वेश्चंस, टॉप 50-50 क्वेश्चंस या फिर लाइव क्लास आके टॉप एमसीक्यू करा दूं। कौन कौन एग्री कर रहा है कमेंट करो। सर मेरा नाम ये है और एमसीक्यू कराने के लिए लाइव आओ। प्यारे बच्चों आपके लिए मैंने प्रैक्टिस का जुगाड़ भी कर दिया है। आपका जो प्रैक्टिस बुक है रेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट ले लो। और सुनो मेरी बात ध्यान से, वो प्रैक्टिस बुक इतना गजब है कि अभी का हाफ ईयरली एग्जाम पूरा पूरा उसी से आया था, और आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल सिमिलर होने वाले हैं मेरे प्रैक्टिस बुक से। 2 साल की मेहनत से बना है, आप ले सकते हो। और मैं सोच रहा हूं कि आपको यूट्यूब पर लाइव आके प्रैक्टिस करवाऊं। कैसा लग रहा है बताओ, ये सही आइडिया है क्या? एक बार कमेंट कर दो, जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे लाइव आके प्रैक्टिस करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कमेंट करना, सर मेरा नाम ये है और मैं चाहता हूं कि आप लाइव आके प्रैक्टिस करवाओ। लव यू कमेंट चाहिए और प्लीज वीडियो को हाई पर लाइक कर देना। लव यू ऑल, टेक केयर, देखते रहो। सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? तो एक बार कमेंट में लिख देना, सर मेरा नाम ये है और सीरीज कंटिन्यू करवाना चाहता हूं मैं। लव यू। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, है ना। अब तुम बोलोगे सर ये एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ क्या है, समझा दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल समझा देंगे। अबे यार गिलास गिर गया। चलो इसमें क्या है कि हमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा, ठीक है जी। बायट-सावर्ट लॉ ये था कि अगर एक छोटा सा वायर है, एक छोटा सा वायर है डीएल, जिसमें करंट है आई, तो किसी पॉइंट पर अगर हमें मान लो यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या बात है सर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर है। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है यूज, कि भैया ये जो तुम बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा रहे हो, ये जो तुमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ाया है, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। क्योंकि एक कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करो वाला, तो भैया इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना। बायट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या होता है, देखो यूज का मतलब यूज ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा एमके का क्या मतलब है, सोचना कभी एमके, तो सबको लगेगा मुनील कुमार। नहीं, जब मैं 9th में था तो मैंने पहली बार एमके को देखा। किसको देखा? एमके को देखा। उसके चश्मे अच्छे हैं, इसके चश्मे अच्छे हैं, समझना कभी बेटा। मैंने 9th में देखा था, मेरा एक दोस्त था, वो मोबाइल में दिखाया उसने मेरे को, ठीक है। अब ध्यान दो, अरे ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग और लूप। इसको समझते देखो, ये कह रहा है कि मान लो एक रिंग है, रिंग है बेटा, छल्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, हमें इसके सेंटर पे निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, जिसके अंदर करंट है, करंट कैरिंग रिंग या फिर लूप। रिंग समझते ना बेटा, छल्ला। तो इस छल्ले के सेंटर पे, क्या बोला मैंने, इस छल्ले के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन बायट-सावर्ट का इस्तेमाल करके। तो हमने कहा अच्छा एक काम करेंगे, हम इस छल्ले के अंदर हम मान लेंगे डीएल। क्या मान लेंगे बेटा? डीएल। क्योंकि भैया ये इन फॉर्मुलों का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब डीएल वीएल की बात की जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो, अरे वायर भले ही बड़ी हो, खूब बड़ी वायर हो, लेकिन हम क्या लेते हैं बताओ, हम तो डीएल ही लेते हैं ना। तो हमने कहा ये खूब बड़ा सर्कल है, लेकिन मेरे को डीएल लेना है, और जिस यहां पर मुझे निकालना है सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस होगा मेरा आर। डिस्टेंस क्या होगा? आर। अब तो मैं सिंपल बायट-सावर्ट लॉ लगा दूंगा। अब मैं कहूंगा देखो यार, यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा दूं, इसमें करंट आई है, ये लिया हमने डीएल, ये डीएल है बेटा, डीएल। और यहां पर एंगल ना 90 डिग्री बन रहा है बेटा, आप देखोगे तो, क्योंकि ये सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। ये टेंजेंट होता है बेटा, ये टेंजेंट, और ये सर्कल सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो यहां पर बाई चांस एंगल हमारा 90 डिग्री, याद रहेगा सबको। अरे यार बचपन में आपने पढ़ा है कि अगर एक टेंजेंट है और ये है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है बेटा। तो जो डीएल है और जो आर है, आर हमारा ये आर है, आर मतलब जहां पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो हम बोलेंगे देखो भैया, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डीवी का फॉर्मूला है के आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। कई लोग बोलेंगे साइन 90 कैसे हो गया, बता दिया मैंने, साइन 90 होता है सर्कल के अंदर। तो साइन 90 साइन 91 होता है। ओहो, अगर साइन 91 होता है, अगर साइन 91 होता है तो ये तो गायब हो जाएगा बेटा, ये तो गायब हो जाएगा। साइन 91 होता है, ये गायब हो जाएगा। तो डीवी का फॉर्मूला क्या बनेगा? के आई डीएल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें ना सोचो, ये डीवी है, डीवी, डीवी का मतलब होता है छोटा बेटा। क्या होता है? छोटा होता है बेटा। डीवी का मतलब छोटा, छोटा समझते बेटा? छोटा नहीं समझते, सब समझते होंगे छोटा क्या होता है। छोटा मतलब स्मॉल।
तो हमें ना इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो सर इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा सर? तो इंटीग्रेशन से ये फायदा होगा कि ये जो डीबी है वो बी बन जाएगा बेटा। डीबी क्या बन जाता है? बी। तो ये डीबी बन जाएगा बी, यानी बड़ा पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी। और ये के आई, तो के यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा। और बेटा जब हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल मतलब छोटा सा, तो डीएल का इंटीग्रेशन बेटा एल होता है, जिसको नहीं पता मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो सर्कल में, सुनो, सर्कल में ना लेंथ को बोलते हैं हम 2 पाई आर, जिसको नहीं पता, सर्कल में लेंथ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर, लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर। यहां तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि वो बी बन जाएगा, यहां डीएल पे इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? जैसा मैंने बताया लिमिट जाएगी, लेंथ की लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर। अच्छा जी, फिर होगा क्या? ये जो लेंथ है, लेंथ वो 2 पाई आर बन जाएगा, नहीं समझे? अरे के अपनी जगह, आई अपनी जगह, आर स्क्वायर अपनी जगह है, ये सब अपनी जगह है, बस डीएल बन जाएगा एल, और ये 2 पाई आर हो जाएगा बेटा। 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और हमारा ये फॉर्मूला निकल जाएगा। देखो क्या निकल जाएगा? के आई, इधर बचा 2 पाई और नीचे बचा आर। नहीं समझ में आया? अरे यार कितनी बार बोलूं, देखो यहां तक मैंने पढ़ा देता कि लेंथ क्या बन जाएगा? 2 पाई आर, ये 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ पे। तो एक आर से एक आर कट जाएगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा ये। इसको याद कर लो बढ़िया से, इसे क्या याद कर लो? ऐसे याद कर लो, बी सी, क्यों? क्योंकि हमने सेंटर पे निकाला है, ये सेंटर था बेटा, सेंटर, एक रिंग के सेंटर पे। तो बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब सेंटर। बीसी का फॉर्मूला क्या होता है? के आई, के आई, के आई अपॉन में आर, अपॉन में आर। तो बीसी सेंटर पे फॉर्मूला क्या आता है? के आई अपॉन में आर, और ये एंगल है 2 पाई। कितना एंगल है बेटा? और ये 2 पाई एंगल क्यों है? क्योंकि एक सर्कल का एंगल होता कितना है? एक सर्कल में होता ही एंगल 2 पाई है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे, भैया हमें एंगल लिखना है, एंगल क्या लिखना है? एंगल लिखना है, क्योंकि 2 पाई का मतलब ये कि सर्कल को इंडिकेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के आई 2 पाई अपॉन में आर। चलो यहीं से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार मेरे को सर्कल का नहीं, मुझे सेमी सर्कल का चाहिए, मुझे इसके लिए बताओ कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था बी ऑफ सेंटर का फॉर्मूला के आई अपॉन में आर, और यहां पर एंगल डालना है। क्या डालना है? तो ये पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है, तो यहां पर आएगा पाई, यहां पर क्या आएगा? पाई। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है तो फॉर्मूला होता है के आई एंगल अपॉन में आर, के आई एंगल अपॉन में आर। तो आपके लिए कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा आपको, सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करनी है। अगर पूरा सर्कल हुआ, पूरा सर्कल हुआ तो यहाँ पर 2 पाई आएगा, देखो 2 पाई, और आधा सर्कल हुआ तो एंगल की जगह पर क्या आएगा? पाई। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया कि भैया ये बताओ, यहां एंगल बन रहा है पाई बाई 3, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तुम बोलोगे हमारे सर ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के आई अपॉन में आर और एंगल, तो एंगल कितना होगा? तो एंगल होगा पाई बाई 3। यानी बस हमें यह फॉर्मूला याद रखना है कि भैया अगर एक पूरा सर्कल है तो 2 पाई आ रहा है, तो हमें कोई भी सर्कल दिखाई देगा तो मुझे बस एंगल की वैल्यू पुट करनी। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो बीसी, बीसी सबको पता है, बीसी के आई एंगल आर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बीसी के आई एंगल अपॉन में आर। बीसी कियारा, कियारा बड़ा बहुत फेमस नेम है बेटा, तो बीसी कियारा, के आई ए आर, कियारा, कियारा याद रहेगा, ठीक है बेटा? बीसी जहां पर ए का मतलब एंगल होता है। तो ये हमने बेटा पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, जिसमें हम किसी भी एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी आर्क के लिए निकाल सकते हैं। पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है? ये सर्कल वाला। तो यहां तक आप आंसर को छोड़ सकते हो। आप चाहो तो के की वैल्यू, सुनो, आप चाहो तो के की वैल्यू भी खोल सकते हो। देखो कैसे बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर कोई के की जगह पर लिख दे म्यू नॉट बाई 4 पाई इसी फॉर्मूले में, तो यहाँ 2 बचेगा, इस 2 से 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर इस के की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दूं तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बताओ? ये पाई और 2 कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 यार, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 यार। तो ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब ये वाला हमारा मेन फॉर्मूला है। पर आप के की वैल्यू को खोल भी सकते हो। खोलोगे तो क्या होगा बताओ? के को लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा एक 2 नीचे, तो म्यू नॉट आई 2 आर, म्यू नॉट आई 2 आर बचेगा। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। सो लिखा है फॉर एनी आर्क, अगर कोई आर्क है रैंडम सा, उसमें एंगल बन रहा है कोई एंगल थीटा, और करंट है आई, तो किसी भी आर्क के सेंटर में निकालने के लिए BC इज इक्वल टू के आई एंगल आर। और यही अगर पूरा सर्कल बन जाए तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 पाई। याद रहेगा सबको कि किसी भी आर्क के लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और पूरे सर्कल के लिए भी, आधे सर्कल के लिए, सारा खेल एंगल का है। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड यूज, जो भी हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा है, तो ये यूज है बेटा, यूज ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अब यहां पर क्या केस होता है, थोड़ा समझना में आपको दिक्कत हो सकता है, पर आसान है। यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे एक सर्कल है, एक रिंग है, रिंग, तो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? रिंग के सेंटर पे निकाला था, सेंटर में, रिंग के सेंटर में, बीचों बीच में। लेकिन अब सेंटर में नहीं निकालना, अब वो कह रहे भैया तुम एक काम करो, यहां निकालो, इसको बोलते हैं एक्सिस। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो यहां पे निकालो रिंग से दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस रिंग में अगर करंट है I, तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं? पहली बात, ये पूरा डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक बार मैं इस डायग्राम को आपको बना के दिखा सकता हूं, लेकिन आपको डायग्राम याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। इस डिस्टेंस को x कहा गया है, इसके रेडियस को r कहा गया है प्यारे बच्चों, जो रिंग का रेडियस है।
अब प्यारे बच्चों इसके लिए डीएल ले जाता है, डीएल एक डीएल ऊपर ले जाता है और छोटा सा डीएल नीचे, सिमेट्रिक के लिए ताकि क्वेश्चन आसान हो सके। एक डीएल ऊपर एक डीएल नीचे। याद रखना बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है डीवी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक इधर होती है डीवी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बातें हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस डायग्राम को याद रखोगे कम टाइम में, यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि इस डायग्राम को आप समझने जाओगे तो भैया देखो एक पेज के ऊपर 3D को समझाना बहुत कठिन है। तो ये अब बेटा यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पर एक पाइथागोरस वाला ट्रायंगल बन रहा होगा, आपको याद दिख रहा होगा, तो इस ट्रायंगल को देखना, पाइथागोरस के हिसाब से एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ के एंगल को थीटा कहा जाता है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा अंडर हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये x है और ये r है तो ये ऐसा होगा बेटा। सेम बेटा आप ये डिस्टेंस भी सेम तरीके से निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये वाला, सेम तरीके से ये डिस्टेंस अगर निकालोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे तो ये बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। फिर बेटा यहाँ पर कॉम्पोनेंट ब्रेक किया गया, कॉम्पोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है प्यारे बच्चों। अब ये होता है तो क्या करें, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होता है, तो इसके कॉम्पोनेंट ब्रेक किया गया है बेटा, कॉम्पोनेंट ब्रेक किया गया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉम्पोनेंट ब्रेकिंग तो 11th का टॉपिक है, फिर भी तो पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा डिस्टेंस x है, इस पॉइंट को p बोला गया है, जहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पॉइंट को p बोला गया है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये db है और नीचे भी db है, मैंने आपको बताया। कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर db cos थीटा और इसका भी इधर होगा db cos थीटा, तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको db cos थीटा बेटा, और इन दोनों के कंपोनेंट db का एक कंपोनेंट db sin थीटा, इस db का db sin थीटा इस तरफ होगा। तो बेटा डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया एक ऊपर dl होता है एक नीचे dl होता है, ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि 2D में 3D को समझा नहीं सकते। अब असली खेल स्टार्ट होगा बेटा, जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारा db cos थीटा है बेटा, db cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर। क्यों? क्योंकि देखो आप डायग्राम को देखो, एक db cos थीटा ऊपर है और एक db cos थीटा नीचे, तो db cos थीटा आपस में कैंसिल कर देते, क्योंकि बेटा एक ऊपर की तरफ है, आपको दिख रहा हो, अगर हल्का सा भी आप दिमाग लगाओगे तो एक db cos थीटा ऊपर है, एक db cos थीटा नीचे, ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, इस db का साइन भी इस तरफ है, ऊपर वाले db का साइन भी इस तरफ है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे देखो भैया ये जो db cos थीटा है विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, साफ साफ लिखा है, पढ़ेंगे db cos थीटा विल कैंसिल ईच अदर। अगर db cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट बेटा, बी नेट मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा साइन थीटा से, तो हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो db cos थीटा प्लस db cos थीटा, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है प्यारे बच्चों, तो बी नेट हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा से। अब प्यारे बच्चों अब db कैसे लिखा जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है। मैं आपको बता दूं बेटा db कैसे लिखा जाता है, सबको पता होना चाहिए कि db का फॉर्मूला होता है k ideal sin थीटा बाई r स्क्वायर, k ideal sin थीटा बाई r स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग db का मतलब क्या होता है, k ideal sin थीटा बाई r स्क्वायर। और एक रिंग के लिए सुनना, रिंग के लिए जो एंगल है वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, रिंग के लिए ना 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री, तो अभी हमें सिर्फ db लिखना है। सुनना ध्यान से, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। यहाँ पर sin 90 होता है इस वाले फॉर्मूले का, आप कंफ्यूज मत होना, अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। sin 91 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा बेटा db का फॉर्मूला। अभी हम db के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, db का फॉर्मूला होता है k ideal sin 90 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, तो हमने db की जगह लिख रहे हैं, db की जगह पर, तो db की जगह पर तो यही आएगा, देखो k ideal बाई r स्क्वायर, ये राजो k ideal बाई r स्क्वायर। तो सर ये sin थीटा कहां से आया, ये sin थीटा तो एक्स्ट्रा है, ये sin थीटा इस डायग्राम का है, ये भूलना मत, इस डायग्राम का ये sin थीटा है। यानी मैं आपको बता रहा हूं रियल में क्या बात है, रियल में ये बात है कि हमें, रियल में ये बात है कि हमें मिला है कि db sin थीटा। अब सुनना ध्यान से, एक तो इसके अंदर sin थीटा होता है db के अंदर k ideal sin 90 डिग्री बाई r स्क्वायर, और एक sin थीटा डायग्राम का है एक्स्ट्रा, ये sin थीटा, तो ये वाला sin 90 को तो हम 1 बोल देते हैं, जैसे पीछे हमने बोला था। तो इसका मतलब क्या है सर कि इसके अंदर भी sin थीटा होता है और इसके अंदर भी sin थीटा होता है, लेकिन इसका sin 90 हो जाता है, sin 91 हो जाता है, समझे मेरी बात को? तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि ये वाला sin थीटा एक्स्ट्रा है बेटा, मतलब db के पास भी sin 90 है, db के पास भी sin थीटा होता है और एक्स्ट्रा sin, 2 बार sin थीटा है, पर एक sin थीटा गायब हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं db वाला sin थीटा गायब हो जाएगा, तो हमारा db क्या बचेगा, देखो हमारा db बचेगा k ideal r स्क्वायर और यहां पर sin थीटा की जगह पर sin थीटा। अब प्यारे बच्चों आपको थोड़ा क्लियरली ना दिख रहा हो तो मैं इसको ठीक कर दूं, यहां पर क्या हो रहा है समझना। हाँ देखो, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसमें बचेगा k ideal r स्क्वायर, ये sin थीटा, ये sin थीटा है बेटा, ठीक है, मैं बता दूं क्लियरली, ये sin थीटा है, sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और हमारे पास k ideal r स्क्वायर sin थीटा और d, देखो k i sin थीटा r स्क्वायर, k ले लिया, i ले लिया, sin थीटा ले लिया, r स्क्वायर ले लिया, अभी बचा dl। तो हमें पता है कि dl का जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके 2 पाई r तक होता है, समझ पाए? एक बार इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो असली डिफिकल्टी यहां फील होगी, कहां फील होगी, जब आप लोग ये देखोगे कि k और i तो अपनी जगह पर है, k और i तो अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sin थीटा को खोल के लिखा गया है। अब तुम्हें दर्द होगा पर अभी समझ में आएगा। दूसरा क्या, आप लोग नोट करोगे कि r का स्क्वायर कुछ ऐसा हो गया है, अब ये r का स्क्वायर कुछ ऐसा हो गया अंडर रूट करके, ये यहां पर, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी पर मैं आपको समझाता हूं, देखो है क्या, थोड़ा फील करना, अभी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम इस डायग्राम पे लौटेंगे, अभी आपको 1 सेकंड में सब समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम को, अब इस डायग्राम को देखो,
देखो यहां से लेके, फील करना, बहुत फील करने वाली बात है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हमने बोला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को पता क्या बोलते हैं, इसी को हम स्मॉल आर बोलते आए हैं बचपन से। देखिए स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, डीबी के अंदर, डीबी का जो फॉर्मुला होता है, डीबी का फॉर्मुला के आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आर क्या होता है, ये आर होता है बेटा डीएल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो बेटा स्मॉल आर का मतलब हमारा क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम आर स्क्वायर करेंगे ना तो हमें यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम आगे अपने क्वेश्चन को बढ़ा रहे होंगे तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाएगा, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा, के आई के नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा जी ये बात तो क्लियर है। अब ये साइन थीटा का कॉन्सेप्ट मुझे समझा दो। देखो साइन थीटा के पीछे क्या लॉजिक है समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। साइन थीटा के पीछे ये लॉजिक होता है कि हमारा जो ये साइन थीटा है, समझना, वो इस ट्रायंगल से निकाला जाएगा, ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और ये थीटा रहेगा। तो बेटा साइन थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनियस क्या बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो आर बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बगल में आपको पता है एल का 2 पाई आर हो ही जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने पे क्या होगा समझना, देखो सॉल्व करने पे क्या होगा, इनका बेस सेम है, देखो इनका बेस सेम है तो इनका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये रूट है, रूट मतलब 1/2 और इसका पावर है 1, तो ये 3/2 हो जाएंगे, आर स्क्वायर वाले 3/2 हो जाएंगे। बगल में 2 पाई आर चल ही रहा है, ये रहा 2 पाई आर, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग के को खोल देते। जब आप के को खोलोगे तो क्या आएगा बताओ, के को खोलोगे तो के की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो देखो क्या होगा, देखो एक आर ये रहा, दिख रहा है किसी को, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर, क्या बन गया आर स्क्वायर 2 पाई, और नीचे क्या है, ये रहा 2 पाई, नीचे है 4 पाई, यहां बचेगा 2। तो आंसर यहां से आ जाएगा, देख लो भाई, करके देख लेना, अब इतना भी नहीं चलाना है यार। तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला हो गया। कुछ नहीं किया बेटा, यहां तक मैंने स्टेप समझा दिया, इसके बाद बस के को खोला है, के को खोल दिया मैंने, के को लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ताकि ये 2 पाई कट जाए, जो ऊपर वाला 2 पाई है इस के से कट जाए, और ये आर 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 स्क्वायर हो गए। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो निकला है हमें क्या बता रहा है, हम ये बता रहे हैं अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला होगा म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, जहां आर का मतलब रेडियस होता है और एक्स का मतलब ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने आर्क इन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करनी है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन एक रिंग के लिए, लूप के लिए। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारा एक करंट करिंग वायर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना है। तो बेटा जब लूप हो ना लूप, तो राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर रोटेट, कर्ल मतलब रोटेट, करंट के लिए फिंगर रोटेट होगा करंट की तरफ, तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, थंब से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। थंब मतलब इससे कैसे, देखो तो राइट हैंड फिंगर को रोटेट कर रहा हूं, देखो फिंगर रोटेट, तो थंब बाहर आ रहा है, फिंगर रोटेट कर रहा हूं, थंब मेरा बाहर है, फिंगर रोटेट कर रहा हूं करंट की तरफ, करंट ऐसे, देखो करंट ऐसे है, तो मैं भी अपने फिंगर को ऐसे रोटेट करूंगा, तो थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड है, आउटसाइड। तो हमने डायरेक्शन भी सीख लिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, अगर मेरा करंट ऐसे है, तो करंट ऐसे है, सेंटर पे डायरेक्शन बताओ, तो फिंगर ऐसे रोटेट होगा, थंब अंदर है, ऐसे थंब अंदर है, अंदर, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, एम्पियर का सर्किटल लॉ अगला टॉपिक है हमारा। यानी अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो बातें थोड़ी टफ थी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ, एम्पियर साहब कहते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर समझ नहीं आएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको इस डायग्राम की हेल्प से। मैं डायग्राम पहले बना के लाया हूं, आपको इजी लगेगा, देखना थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़ा नहीं हो पा रहा है, टाइम लगेगा इसको। देखो अब सुनो, एम्पियर सर्किटल लॉ समझने के लिए बेस्ट डायग्राम, डायग्राम क्या है मैं आपको खुद भी बना के दिखा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद से ही करके दिखाता हूं। देखो मान लो एक वायर है जिसके अंदर करंट है आई, तो एम्पियर साहब कहते हैं कि अगर हम यहां पर एक ऐसे लूप बनाए, लूप मतलब एक सर्कल बना ले, हम सर्कल, एक सर्कल बना ले, मान लो सर्कल की रेडियस है आर, तो कहते हैं कि देखो अगर मैं कहूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, अगर एक वायर है तो वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कहते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड है बी, और सपोज करो यहां पर जो लेंथ है, लेंथ वो डीएल है, डीएल लेंथ कितना है डीएल, तो कहते हैं बी डॉट डीएल, और इसका हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन, क्योंकि हम एक ऐसे लाइन में इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये रहा ऐसे इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। तो समझना कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स करंट, बस खत्म, म्यू नॉट कांस्टेंट है इनटू में करंट। यानी कहते हैं कि अगर एक वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, और वहां पर हमने लेंथ लिया है डीएल, लेंथ क्या है बेटा डीएल, मैग्नेटिक फील्ड है बी, लेंथ है डीएल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें इंटीग्रेशन करो, तो उसका आंसर हमेशा म्यू नॉट आई होगा। अब तुम बोलोगे इसके पिताजी का राज चल रहा है, हाँ
राज पिताजी का ही चल रहा है, क्योंकि ये लॉ है बेटा, लॉ में हम उंगली नहीं करते, बदबू आने लगती है। क्या कर देते हैं? बदबू। तो ध्यान रखना बेटा। तो क्या लिखा हुआ है? एम्पियर सर्किटल लॉ। सुना आप लोगों ने? एक कहावत है बहुत पुरानी कि हर जगह उंगली नहीं किया करते, क्यों? बदबू आने लगती है। समझे? ये कहावत है बहुत पुरानी बेटा। तो सीधा सीधा याद करते हैं, हम एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। उस सर्किट में कितना करंट है? तो बी डॉट डीएल, जिसको दिखना रहा हो मैं दिखा दूं, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यही बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ है। सो प्यारे बच्चों, फाइनली वी आर एट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, अब उसका एप्लीकेशन यानी यूज, तो उसका यूज क्या है? तो बहुत सिंपल यूज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सर समझ नहीं आया? देखो, इसका बहुत सिंपल सेटअप होता है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जो माना जा रहा है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ऐसा माना जाता है कि वो काफी लंबा है एज कंपेयर टू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। पर छोड़ो, आप ऐसा मानो कि एक वायर है और इस वायर का करंट, इस वायर में करंट है आई, और इसके सेंटर से जो रेडियस है वो है आर। ये बेटा जो लूप है, जो लूप बनाते हैं लूप, इस लूप का नाम रखा गया एम्पीरियर लूप। ठीक है? तो एक वायर है, इस वायर की वजह से हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। आप देखोगे तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हमें एमएफ निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यूज किसको करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करना है। तो हम बोलेंगे भैया देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ओके जी। अब जैसा कि हम जानते हैं बी का मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड होता है जी, और डीएल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? डीएल का मतलब हो जाएगा कि अगर आप एक लूप के अंदर डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये 2 पाई आर हो जाता है। 50 बार बात कर चुके हैं पहले भी। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहां से अगर हम बी निकालेंगे तो 2 पाई आर डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या बात है सर? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, अगर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। आप नोट कीजिए। सो एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हमारे सिलेबस में नहीं है पर हम पढ़ाएंगे। अब सोलेनॉइड क्या होता है आपको बता दो, देख लीजिए। जैसे कि ऐसे होता है, देखो कि एक वायर को ऐसे टर्न कर दिया, टर्न, तो ये बन गया बेटा सोलेनॉइड। ऐसे घुमा दिया वायर को तो स्प्रिंग की तरह। तो मान लो इसकी जो टर्न है, टर्न, ये जो कितने भी टर्न है, ये एन है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है टोटल टर्न, टोटल टर्न्स, और लेंथ है एल, लेंथ है एल। तो जब टोटल टर्न को और एल को डिवाइड करते हैं शॉर्टकट में उसको स्मॉल एन बोलते हैं। तो स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड करना, टोटल टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करना। जैसे मैंने कहा कि मान लो 10 टर्न है, 10 और 1 मीटर है, 1 मीटर, तो 10/1, तो स्मॉल एन की वैल्यू हो गई 10/1। तो टोटल टर्न्स अपॉन में लेंथ, लेंथ मान लो 1 मीटर, कितना है? तो लेंथ 1 है और टर्न है 10, यानी 10 बार घुमाया है 1 मीटर में। तो स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड कर रहा है। तो स्मॉल एन तो समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो देखिए अगर एक सोलेनॉइड है और जिसके अंदर करंट है मान लो आई, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जहां स्मॉल एन का मतलब होता है n/l। एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दूं, अगर इसकी हम यहां पर बात करें, यहां, तो अगर हम एंड पर जाए, एंड पर, सोलेनॉइड के एंड पर, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni/2। ठीक है? तो सेंटर पर हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत इसी की बात की गई है, सेंटर की। तो सेंटर पे तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni, लेकिन अगर हम सोलेनॉइड के साइड में बात करें, कोने में बात करें, तो कोने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni/2। फटाफट इसे नोट करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये टोरॉइड क्या होता है समझाता हूं। देखो, जैसे आपका सोलेनॉइड है, अब इसके आपके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे जोड़ दिए तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं समझे? इस एंड और इस एंड को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया तो टोरॉइड। तो बेटा टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सेम फॉर्मूला, क्योंकि है तो सोलेनॉइड ही है ना, बस सोलेनॉइड को मोड़ दिया, म्यू नॉट ni, जहां n का मतलब क्या होता है? n/l। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है मैं आपको समझा दूं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है, ये अंदर होता है बेटा, ना बाहर और ना बीच में। इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर होता है। कहां होता है बेटा? रिंग के अंदर, ओनली इनसाइड होता है, याद रखना आप लोग। सो प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या चीज है? देखिए ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से लिखा गया है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का जुगाड़ किया है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और प्यारे बच्चों अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा, चार्ज, जैसे चार्ज है Q और इसकी वेलोसिटी है V। अब ये क्रॉस का मतलब क्या मैं आपको समझा दूं। देखो, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है बेटा। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और कभी डॉट हो, डॉट का मतलब होता है बेटा बाहर, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। देखिए क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चार्ज, वेलोसिटी V। तो प्यारे बच्चों उसके ऊपर लगता है फोर्स। जहां पर मैंने यहां पर इन और आउट का मतलब समझाया है कि क्रॉस का मतलब इन, डॉट का मतलब आउट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q, यानी चार्ज की वैल्यू, उसकी स्पीड इनटू में sin थीटा। और जब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, जब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू Q और साइन में कर देंगे हम क्रॉस, QVB। बेटा यहाँ पे B आया बेटा, ये होगा ना B। अब ठीक है, फॉर्मूला समझ लो बेटा फोर्स का, QVB sin थीटा होता है बेटा। ठीक है ना? तो मेन जो फॉर्मूला होता है, देखो कुल मिलाकर कहानी क्या है, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है B और चार्ज है Q और वेलोसिटी है V, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा फोर्स का? BQV।
अगर तीन चीजें दिख जाए, अभी चार्ज दिख जाए, उसकी स्पीड दिख जाए और मैग्नेटिक फील्ड दिख जाए, तो फॉर्मुला होगा आपका फोर्स का Q इंटू V इंटू साइन थीटा इंटू में बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों, जब इसी फॉर्मुले को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो Q अपनी जगह रहेगा, Q अपनी जगह रहेगा, V अपनी जगह रहेगा, लेकिन साइन थीटा को हम लिख देंगे क्रॉस और B अपनी जगह रहेगा। तो ये आपको रखना है कि फोर्स का फॉर्मुला होता है। अब इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन यहां पर हमें डायरेक्शन की बात करनी। तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना बेटा, राइट हैंड में एफ का मतलब होता है फोर्स हमें पाम से पता लगेगा, अभी करके दिखाऊंगा। वेलोसिटी हमें थंब से पता लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड हमें फिंगर से पता लगेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। मान लो कहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का। तो हमने बोला फोर्स का जो फॉर्मुला होता है Q V क्रॉस B, और मैंने रूल बताया PTF, पाम, थंब, फिंगर। तो राइट हैंड का फिंगर मुझे अंदर करना होगा, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर, तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फिंगर अंदर किया। अब जो थंब है, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को लेना है बेटा, थंब को लेना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फिंगर अंदर किया, थंब इस तरफ किया, तो पाम बेटा ऊपर आ रहा है, ये पाम है, पाम ऊपर आ रहा है, यानी कि फोर्स ऊपर लगेगा। फील करना इस बात को, पाम जो है, पाम बताएगा फोर्स। दोबारा देखो, फिंगर अंदर, थंब इस तरफ, तो फिंगर अंदर, थंब इस तरफ, तो राइट हैंड का पाम ऊपर है, ऊपर, यानी फोर्स ऊपर लगेगा। तो डायरेक्शन हम इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए। सपोज करो बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस बार, और वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? तो वही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर और थंब वेलोसिटी की तरफ, थंब इस तरफ, तो पाम क्या आ रहा है? सामने, यानी फोर्स बाहर लग रहा है, जो फोर्स है वो आउटसाइड लग रहा है, आउटसाइड। फील करना, दोबारा फील करो। फिंगर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी की तरफ थंब, तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी की तरफ थंब, तो पाम क्या बताएगा? फोर्स, पाम बताएगा हमारा फोर्स। तो पीटीएफ रूल से आप इजीली डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हो। तो अभी हमने पढ़ा बेटा कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मुला होगा, वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मुला होगा। आप प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां पर एक शर्त लगा रहे हैं हम, शर्त क्या लगा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। अब बेटा परपेंडिकुलर से यहां मतलब है कि एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, यानी हमारे फोर्स का जो फॉर्मुला था ऐसा था Q V sin थीटा इंटू में B, याद हो तो यहां पर हो जाएगा sin 90 डिग्री हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा? sin 90, यानी फोर्स का फॉर्मुला होगा Q V B, क्योंकि इस बार हमने एंगल 90 डिग्री लिया है। 90 डिग्री से मेरा मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है बेटा कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल इधर है, दोनों में 90 डिग्री बनेगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल इधर है, तो दोनों में 90 बनेगा। फील करना, अरे एक चीज अंदर की तरफ है और एक चीज सीधा जा रहा है, तो दोनों में 90 डिग्री तो बनेगा ना। फील करो, देखो 90 डिग्री बनता है। आप याद कर लो, इतना कोई पंगा लेने वाली बात नहीं। तो यानी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो चार्ज पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन में आता है, सर्कुलर मोशन, यानी चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है। अगर चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या क्या बातें हम समझ सकते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²r। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि सर्कल में जब मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²r, जहां r होता है रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा सर्कल बनाने के लिए? तो ऊपर जो हमने फोर्स देखा था QVB, तो याद रखना बेटा कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स को QVB बैलेंस करता है। अगर QVB बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे देखो भैया mv²r जो है हमारा, वो QVB के बराबर है, तो यहां से हम एक v से एक v को काट देंगे और r निकल जाएगा mv/qb। तो mv/qb हमारा एक रेडियस निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे यार इस r को यहां ले जाओ, सुनो, इस r को यहां ले जाओ और qb को नीचे डिवाइड कर दो, तो r उधर चला जाएगा और qb नीचे डिवाइड में जाएगा, तो mv/qb। क्यों? एक v से एक v हमने यहां पर काट दिया। अरे नहीं हुआ क्या? तुमसे गधे हो तुम। mv²r = qvb, एक v ने एक v को मारा, mv/qb, और इधर r चला जाएगा, r इधर जाएगा, qb नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं इजीली, चाहे तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। रेडियस निकल गया, और मान लो मुझे वेलोसिटी निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताओ? वेलोसिटी निकालना हो तो qb यहां चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? r से qb मल्टीप्लाई हो जाएगा, r qb अपॉन में m, तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो आप जो मर्जी निकाल सकते हो। तो सर्कुलर मोशन कब होता है बेटा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। प्यारे बच्चों, हम लोग चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जो टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता है प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मुला पता क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अरे यार, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या बच्चे हो तुम यार? अब डिस्टेंस, एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? 2πr अपॉन में स्पीड, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr अपॉन में स्पीड। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मुला हमने पीछे क्या लिखा था, याद करो, r/qb यार ये देखो स्पीड, ये देखो r/qb/m, स्पीड इज इक्वल टू r/qb/m। तो हम बोलेंगे देखो यार कुछ भी नहीं है, 2πr अपॉन में स्पीड है, तो 2πr अपॉन में स्पीड का फॉर्मुला लिखेंगे r/qb/m। ये m ऊपर चला जाएगा, r से r कट जाएगा,
तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, 2 पाई m अपॉन में क्यूबी हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अच्छा अब यहाँ पर देखोगे टाइम पीरियड में, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेटा 1/t होता है, 1/t मतलब टाइम का उल्टा, टाइम का उल्टा मतलब क्यूबी बाई 2 पाई m, इसका उल्टा, इसका अपोजिट हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पर एक खास बात आपको याद रखनी है किसी भी हाल में, क्या याद रखना है कि टाइम पीरियड में रेडियस नहीं आता। देखो 2 पाई m क्यूबी ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, और फ्रीक्वेंसी में भी रेडियस नहीं आता। तो ये दोनों टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रेडियस पर डिपेंड नहीं करते। लिख लेना कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करते हैं, रेडियस से इनका कोई लेना देना नहीं है, रेडियस इनमें होता ही नहीं है। सो मेरे बच्चों इस बार टॉपिक थोड़ा अलग है। जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। इस बार क्या होगा देखो, इस बार ये होगा कि मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस बार वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है कुछ एंगल बनाएगी थीटा, इस बार 90 डिग्री नहीं है। अगर कुछ एंगल बनाएगी ना तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंट ब्रेक करना पड़ता है, कॉम्पोनेंट। तो बेटा जब हम कॉम्पोनेंट ब्रेक करते हैं ना तो इस तरफ आता है v का cos थीटा और इस तरफ आता है वेलोसिटी का sin थीटा। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार देखो, इस बार वेलोसिटी आगे भी है, आगे मतलब v cos थीटा, और वेलोसिटी ऊपर भी है v sin थीटा। तो होता क्या है देखो, इस वाले वेलोसिटी की वजह से ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे है, अरे यार एक वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो v sin थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर सर्कल बनता है, सर्कल, सर्कल 90 डिग्री पर सर्कल तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होता है कि इस वाले वेलोसिटी की वजह से सर्कल बनेगा, पर ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा, v cos थीटा की वजह से ये ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सर्कल बनेगा, पर एक वेलोसिटी आगे की तरफ है, हमारा v cos थीटा आगे की तरफ है। यानी अगर हमारा चार्ज पार्टिकल कोई एंगल बनाए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट सम एंगल, टॉपिक का नाम क्या हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट सम एंगल। अगर कोई एंगल बनाएगा तो सर्कल भी बनेगा, लेकिन सर्कल आगे भागता हुआ चला जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से कुछ ये हिसाब होगा कि एक वेलोसिटी v sin थीटा, एक वेलोसिटी v cos थीटा, जिसकी वजह से हमारा जो ये पाथ है एक हेलिक्स की तरह होगा। द पाथ विल बी हेलिक्स, हेलिक्स, तो हमारा पाथ हेलिक्स की तरह होगा, हेलिक्स। तो ये एक हेलिकल मोशन होगा, क्या होगा, हेलिकल मोशन। तो यहां पर ये जो फॉर्मूले हैं इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको याद रखना है कि जो रेडियस का फॉर्मूला है बन जाएगा, रेडियस r मतलब रेडियस mv sin थीटा बाई क्यूबी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहता है 2 पाई m बाई क्यूबी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वही रहेगा, उसका उल्टा क्यूबी बाई 2 पाई m। बस यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है बेटा, पिच, पिच का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेटा पिच क्या होता है, पिच बेसिकली एक प्रकार से पिच ना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, पिच ना डिस्टेंस होता है। अब ये डिस्टेंस कौन सा होता है बता रहा, सुन लो। जैसे मान लो ये सर्कल्स बन रहे हैं ऐसे, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिच। कि एक टाइम में एकदम से, जैसे मैंने कहा एक सर्कल है, उसके जस्ट बाद अगला सर्कल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल का सीधा वाला डिस्टेंस, इसको पिच बोलते हैं। पिच को मैंने आगे डिफाइन किया है, बताऊंगा। तो पिच में डिस्टेंस होता है बेटा, पिच क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, इसको गलत लिखा हुआ है, इसको मिटा दो। पिच हमारा डिस्टेंस होता है बेटा, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं समझाता हूं। देखो हमारा जो पिच होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। पिच क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हम कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाला। तो हमें इधर की स्पीड लेनी पड़ेगी, स्पीड इनटू टाइम हमारा पिच होता है, पिच होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कौन सा लेंगे, v cos थीटा। v cos थीटा क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि इधर वाली स्पीड का क्या नाम है, v cos थीटा। तो हमें डिस्टेंस ये वाला निकालना है ना, तो स्पीड लेंगे बेटा हम v cos थीटा, टाइम लेंगे, टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई m बाई क्यूबी, 2 पाई m बाई क्यूबी। तो बेटा ये पिच का फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी आप ये देख सकते हो, पिच की मैंने डेफिनेशन यहाँ डिफाइन की है कि पिच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि जब हमारा एक सर्कल रेडी हो रहा है, तो उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, है ना। तो इसको हम पिच कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी अगर 90 डिग्री बन रहा है तो सर्कल होगा, और 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो एक हेलिक्स होगा। क्या होगा, हेलिक्स होगा बेटा। और हेलिक्स के रेडियस जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। सो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है लॉरेंज फोर्स। अब इसका नाम पढ़ते ही आपको लगेगा अरे वाह क्या नाम रखा है, लॉरेंज फोर्स। अभी जो लॉरेंज फोर्स है क्या होता है समझाता हूं। देखिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जब एक चार्ज पार्टिकल हैविंग, या लिखना चाहिए मूविंग इन, ठीक है, हैविंग भी बोल सकते कोई बात नहीं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसको, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, फोर्स, उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। सर मुझे समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखो देखिए समझना, यहां पर क्रॉस मतलब अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वहां पर चार्ज पार्टिकल भी है। क्या पर है, चार्ज पार्टिकल भी है और मोशन में है, तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगे। एक तो ये वाला फोर्स जो हम जानते हैं QVB वाला फोर्स हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है F इक्वल टू क्यू वी, ऐसे पढ़ा होगा आपने, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद है, या फिर ऐसे पढ़ा होगा Q इक्वल टू V क्रॉस V। एक तो ये फोर्स है, दूसरा ये वाला फोर्स होगा बेटा प्लस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, Q इंटू में E। तो इनको जो इकट्ठे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इकट्ठे, बताओ, लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज। यानी दोनों फोर्स को इकट्ठे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। यानी Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, Q V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स चार्ज के ऊपर, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों,
जब हमारा व्हेन बोथ, क्या लिखा है पढ़िए, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट सेम फोर्स, सेम फोर्स और कह सकते हो इक्वल एंड अपोजिट। जैसे मान लो मैं कहता हूं देखो, मैंने कहा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ये रहा, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मान लो ऊपर लग रहा है एक फोर्स और एक फोर्स नीचे लग रहा है। फील कर पा रहे हो कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? देखो, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे और दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल हमारा बाहर निकल जाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा इजीली, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में क्या होगा? कैंसिल हो गए। तो व्हेन बोथ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम फोर्स अगर लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए, तो हम बोलेंगे Q इंटू में E, Q इंटू में E इक्वल हो जाएगा Q VV। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, तो यहां से V निकल जाएगा E बाई B। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। क्यों? मैंने कहा भैया देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 40 टेस्ला, कितना बेटा? 40 टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम, और हमें एक चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है, एक चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी E बाई बी। कितनी देनी पड़ेगी? E बाई बी। E बाई बी क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर, कि पार्टिकल बाहर निकल जाए और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसिल हो जाए। तो आंसर कितना आएगा? 100/40, 10/4, यानी 10/4 की वेलोसिटी देंगे तो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। समझ में आ गया? फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है? अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर हो, ये करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट वाला वायर होगा तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। तो हमें यही पढ़ना है कि वो फोर्स लगता कितना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर डेरिवेशन करवाता हूं जो आपको इजी लगेगा। देखो, मैं खुद करवाता हूं डेरिवेशन। देखो, फोर्स का बेसिक मतलब होता है, अगर हम बात करें तो Q V B, Q V इंटू बी, ये होता है बेटा फोर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, अगर ये वायर है, ये वायर, तो इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल है, हमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। देखो लॉजिकली समझो, हमें पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी चार्ज। तो करंट का मतलब होता है बेटा चार्ज, चार्ज, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। फील करना है इस बात को, करंट का मतलब होता है चार्ज बेटा, करंट का मतलब होता है चार्ज, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V B, तो हमें चार्ज निकालना होता है। मैं आपको चार्ज करना एक गजब का तरीका बताता हूं। देखिए, चार्ज का हमेशा ये फॉर्मूला होता है, देखो ALNE। अब तुम बोलोगे ये क्या बात है सर, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। देखो, ये ना कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा हुआ है? चैप्टर 3 में पढ़ा है बेटा। तो चैप्टर 3 को तो यहां रिपीट करेंगे नहीं हम, फिर भी समझा रहा हूं। देखो, AL का मतलब होता है वॉल्यूम, थोड़ा मैं आपको समझा ही देता हूं, मैंने लिखा हुआ है, फिर भी देखो। जैसे N को माना जाता है, N को माना जाता है, N को मानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझाता हूं, N को माना जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर कोई वायर है, समझना, अगर ये वायर है तो इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है। पर यूनिट का मतलब है एक वॉल्यूम में, मैं समझाता हूं। देखो, एक वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन, एक वॉल्यूम में, पर यूनिट का मतलब होता है एक, तो एक वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, देखिए, एरिया इंटू लेंथ, किसी वायर का अगर एरिया A है और लेंथ L है, तो एरिया इंटू लेंथ को बोलते हैं वॉल्यूम बेटा। तो हमें ऐसे समझना है कि अगर एक वॉल्यूम में N है तो AL वॉल्यूम में होगा ALN। ठीक है, तो मान लो एक वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है तो AL होगा पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में होता है ALN। अच्छा जी, तो बेटा अगर हमें मिल गया कि टोटल वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का फॉर्मूला पता है? चार्ज आपने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नंबर को हमें E से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर को हम E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो हमने ALN निकाला है नंबर, ये नंबर है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज। ये जो है ना ALN, ALN बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ALN। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ALN है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में E, तो चार्ज। तो प्यारे बच्चों, वही मैं कह रहा था कि बड़ा आसान है कि आप याद रखो कि ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, जहां N का मतलब होता है एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, AL का मतलब वॉल्यूम होता है, E का मतलब E 1.6 10 की पावर -19। तो चार्ज की जगह पर लिख देंगे हम ALNE, ये हो जाएगा VB। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या क्या? देखो ध्यान से, देखो बेटा, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी NEA, वेलोसिटी NEA करंट का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां पर वेलोसिटी है NE और A, ये हो जाएगा करंट, तो ILB, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, BIL बेटा फोर्स का फॉर्मूला। कैसे कैसे? देखो, हमारा A, मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाऊं, हमारा A, हमारा V, हमारा E और हमारा N, ये करंट बन जाएगा। करंट का फॉर्मूला होता है VNEA, तो VNEA, तो बचा क्या? L बचा और B बचा, और बाकी क्या बन गया? करंट, ILB। नहीं समझ में आया? अरे VNEA करंट बन जाता है, करंट चैप्टर 3 में पढ़ा है, तो ये करंट बन गया और बचा हुआ LB। तो फोर्स, अगर मान लो हम साइन थीटा लगाते, साइन थीटा लगाते, इसमें मेन फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? QVV साइन थीटा, तो ये साइन यहां भी आता, तो फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया BIL साइन थीटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, IL क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, IL क्रॉस B। और डायरेक्शन के लिए सेम नियम है बेटा, ये हो जाएगा आपका P पाम
ये थंब और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर। तो फोर्स के लिए, डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ओ सॉरी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा देखो बेटा, हमने सब कुछ लिख दिया बेटा यहाँ पर तमीज से। आप इससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट होता है, वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। आप बस इससे नोट कर लेना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये थोड़ा इजी वे में करवाया मैंने, फटाफट नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है बड़ा आसान, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। देखो मैं समझाता हूं, देखो जैसे मैंने कहा एक वायर है और इसमें है करंट, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, एक इनफाइनाइट वायर के लिए, अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ा था कि इसके लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब लॉजिकली सोचना, लॉजिकली क्या सोचना, जैसे ये वायर है और इसमें करंट है आई, तो इसने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है जी। तो वैसे अगर कोई दूसरा वायर होगा यहाँ पे, मान लो ये दूसरा वायर है, अगर ये कोई दूसरा वायर है यहाँ पे, तो ये वाला वायर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, वो भी होगा म्यू नॉट इसका करंट अपॉन में 2 पाई आर, आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला वायर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा और ये वाला वायर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो ये आपस में फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स। तो हमें फोर्स निकालना है क्योंकि ये एक दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब प्यारे बच्चों इसको करेंगे कैसे, तो बड़ा आसान तरीका है, देखो हम बोलेंगे मान लो एक में करंट है I1, एक में करंट है I2। अब जो पहला वाला वायर है, ध्यान देना, ये जो पहला वाला वायर है इसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया म्यू नॉट I1 बाई जो भी डिस्टेंस है 2 पाई आर। देखो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, रुक जाओ, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस डी लिया है बेटा, तो म्यू नॉट करंट, ये रहा, यार हैंग कर रहा है बहुत। तो पहले वाले ने म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, दूसरे वाले कितना लगाएगा म्यू नॉट करंट ऑफ 2 अपॉन में 2 पाई डी, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फोर्स भी लगाएंगे। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, BIL। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो यहां पर इसका मतलब समझो, F12 का मतलब क्या है कि पहले वाले पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, दूसरा वाला। अगर दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका होगा, दूसरे वाले का। अरे भैया अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा ही मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यहां ड्यू टू सेकंड बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का होगा, करंट फर्स्ट का, लेंथ फर्स्ट का। तो करंट तो फर्स्ट का होगा, लेंथ फर्स्ट का होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का होगा, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, ड्यू टू सेकंड, सेकंड वाला वायर। यानी अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर ये दो वायर है तो दूसरा वाला वायर पहले वाले पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला वायर पहले वाले पर फोर्स लगा रहा है, जो दूसरा वाला वायर है पहले वाले पर फोर्स लगा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम दूसरे का लेंगे। तो हम कुछ नहीं करते बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे दूसरे वाले का। तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई, चलो इसके आगे का मैं करके दिखाता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मैग्नेटिक फील्ड डू करंट ऑफ फर्स्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट। देखो जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स अगर पहले पे लग रहा है तो करंट पहले का आएगा, लेंथ पहले का आएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का आएगा क्योंकि लगा दूसरा रहा है। तो F12 क्या आ जाएगा, B2 म्यू I2 बाई 2 पाई डी I1, और इस लेंथ को हम यहां डिवाइड कर देंगे, तो ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू टू I2 I1 2 पाई डी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। अच्छा अगर मुझे किसी ने बोला कि तू एक काम कर, ये निकाल फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इस बार ड्यू कौन है, लगा कौन रहा है, ड्यू टू फर्स्ट। अगर पहले वाला बंदा लगा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा पहले वाले का, और करंट दूसरे वाले का, लेंथ भी दूसरे वाले का, तो सेम ही आंसर आएगा। देखना अभी आंसर सेम आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, यहां पर हो जाएगा I2 और ये L2 डिवाइड कर देंगे, सेम आंसर आया। देखो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, देखो म्यू 1 I2 I2 बाई 2 पाई डी, तो यानी कि दोनों का सेम आंसर आता है। F12 निकाल लो या 21 निकाल लो, सेम ही आंसर आता है, कोई दिक्कत किसी को। ये था बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक ये होता है टॉर्क ऑन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है समझा रहा हूं, देखिए हम लोग ने एक मैग्नेटिक फील्ड का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल लगा दिया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लगा दिया मैग्नेट का साउथ पोल, है ना। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, और हम क्या करते हैं इसमें कॉइल रखते, कॉइल, ये कॉइल, इस कॉइल को हमने रोटेट होने के लिए छोड़ देते हैं कि भैया रोटेट हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक एक्सिस लगा दिया हमने, मान लो ये एक्सिस है, इस जैसे ये एक्सिस है तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, घूम रोटेट हो सकता है, रोटेट। तो देखो समझो होता क्या है, टॉर्क का मतलब समझा रहा हूं, देखो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर हम करंट को रखते हैं, करंट करंट करंट। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक मैग्नेट का जुगाड़ करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम एक एक्सिस और कॉइल को तैयार करते हैं, कॉइल, कॉइल मतलब ऐसे, ये कॉइल है बेटा, कॉइल, ये कॉइल है बेटा, ये घूम सकता है ऐसे 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 घूम सकता है, और उसमें करंट होता है आई। तो प्यारे बच्चों होता क्या समझना ध्यान से, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हो और कहीं पर करंट हो तो फोर्स लगेगा, लगेगा फोर्स। तो ये जो वायर का ये वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा होगा, ध्यान देना, इस वायर में करंट है बेटा, वायर में करंट है और वायर के पास हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो होता क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पर फोर्स लगता है, फोर्स, इस पर फोर्स लगता है अंदर की तरफ, अंदर, इस पर फोर्स अंदर लगता है अंदर, और इस वाले पर फोर्स लगता है बाहर। नहीं समझ में आ रहा है, बता रहा हूं, देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये हमारे पास ये कॉइल की तरह, इस कॉइल की तरह मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस वाले हिस्से पर अंदर फोर्स लगेगा, कहां लगेगा, अंदर, अंदर, और इस वाले पे लगेगा बाहर।
तो देखो अंदर बाहर जैसे ये घूम जाएगा, फील करो, इस हिस्से पे अंदर फोर्स और हिस्से पे बाहर, तो ये रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट। यानी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास, ध्यान से, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जैसे नॉर्थ और साउथ, और इधर मैग्नेटिक फील्ड हो, और हम वायर के अंदर करंट दे, वायर के अंदर क्या दे, करंट, हमने वायर के अंदर करंट दे रखा है, करंट, तो करंट की वजह से एक फोर्स अंदर लगेगा और एक फोर्स बाहर, तो अंदर और एक बाहर, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि टॉर्क ऑन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क का मतलब एक टर्निंग, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग, बेटा टर्निंग मतलब रोटेशन। तो हो क्या रहा है आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, हमने एक कॉइल को रखा हुआ है, अगर मैं डायग्राम रिपीट तो कर चुका हूं, ये कॉइल है बेटा, कॉइल, ठीक है, इस कॉइल के अंदर करंट है, ठीक है बेटा, क्या बेटा इसके अंदर करंट, जो भी है, आई होप आप समझ गए होंगे, इसके अंदर करंट है, डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम डायग्राम ही बने, तो इसके अंदर करंट घूम रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ा टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो टॉर्क के लिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा आर एफ साइन थीटा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आर एफ साइन थीटा, जहां पर आर डिस्टेंस, एफ होता है फोर्स। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, समझना, डिस्टेंस में ले रहा हूं बेटा, इस वाले से, प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिल से ध्यान दीजिएगा, इस वाले से यहां तक का डिस्टेंस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस है, मान लो कुछ भी बोल रहा हूं मैं, इसको एल बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, एल बोल रहा हूं, यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं, एल, और ये वाला डिस्टेंस को कुछ बोल देता हूं, ये वाला डिस्टेंस साइड, अरे कुल मिला के देखो, लूप है ना, लूप, तो इस लूप के इस साइड को मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं, मान लो एक्स बोल दूं, और इसको मैंने एल बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एल। तो अभी देखो डिस्टेंस मुझे कौन सा लेना है, डिस्टेंस मुझे लेना है एल। एल क्यों लेना पता आपको, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इन्हीं की वजह से रोटेशन होगा, समझ पा रहे हो। तो डिस्टेंस मैंने लिया एल, फोर्स, अरे यार तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बच्चे बुद्धू, मुझे ऐसे लेना पड़ेगा जानबूझ के, इसको एल लेना पड़ेगा, इसको एक्स लेना पड़ेगा, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूले में। देखो तो एक्स हमने क्या लिया बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और लेंथ को क्या लिया हमने, एल। चलो छोड़ो, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। तो हमने कहा देखो डिस्टेंस हमने एक्स माना है, क्या माना है, एक्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल, और साइन थीटा मतलब साइन थीटा। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, गजब की बात, कि देखो ये एक्स और ये एल है, ये बेटा एरिया बन जाएगा, एरिया एक्स और एल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एल, पूरा एरिया ऑफ द कॉइल। देखो एक्स इंटू एल हो जाएगा एरिया, एरिया बी आई साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों, जब भी कोई कॉइल बनता है ना, कॉइल, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, टर्न्स यानी इसको बहुत सारे वायर से लपेटा जाता है। तो एन को मान रहे हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मान रहे हैं, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं एन से मल्टीप्लाई करेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा निब्बा साइन थीटा, एन आई बी आई साइन थीटा। देखो देखो एन आई बी ए, ये एन से मल्टीप्लाई किया हमने, एन आई बी ए साइन थीटा, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस बन जाएगा, जो साइन है ये क्रॉस बन जाता है। तो बेटा ये जो हमने बोला है ना, ये यही टॉर्क का फॉर्मूला होता है, निब्बा साइन थीटा। यानी अभी तक हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कॉइल को रखेंगे, कॉइल, और कॉइल में होगा करंट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये करंट है, क्या है, करंट, तो ये रोटेशन होगा, क्या होगा, और रोटेशन की वजह से टॉर्क का फॉर्मूला ये होगा। अब प्यारे बच्चों कई बार ना ऐसा है, जो एन आई ए को, जो एन आई ए है इसको म्यू लिखते हैं, म्यू, म्यू क्रॉस बी। तो यहाँ पर एन आई ए क्या है मैं आपको समझा दूं, एन आई ए को ना म्यू बोला जाता है, और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जो आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे अच्छे से कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, एन आई ए को मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया है ना। तो टॉर्क और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सो बेटा टॉर्क पढ़ने के बाद ना हमारे पास एक टॉपिक आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को नापने की सिस्टम होता है, मशीन होता है, करंट मेजरमेंट करता है, ये करंट मेजरमेंट करता है प्यारे बच्चों। पर ये करंट मेजरमेंट कैसे करता है समझते, देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको इजी लगेगा। तो इसमें होता क्या बेटा कि हम ना नॉर्थ पोल लेते हैं और साउथ पोल लेते हैं, उससे क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और इसमें हम कॉइल को रखेंगे, कॉइल को, मान लो ये मेरा कॉइल है, कोई ये मेरा कोई कॉइल है, चलो मैं सिंपल रखता हूँ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें कॉइल है, कॉइल, ठीक है। तो बस अब इसमें एक सुई लगा दिया हमने, सुई, और सुई के ऊपर लिख दिया 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। अब इसको पैक कर दिया, पैक पैक। तो बेटा ये बन गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कैसे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल एक कॉइल है, क्या है, कॉइल, और यहां से ना दो वायर निकाल देंगे हम, बस यहां से दो वायर निकाल देंगे। और बेटा यहां पर स्प्रिंग लगाया जाता है, स्प्रिंग, मैं बताऊंगा स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है, पहले वेट करो, डायग्राम समझ में आया, कुछ नहीं होता। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऊपर सुई रहेगा रीडिंग करने के लिए, 0 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, करंट को नापने के लिए। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, जब इस वायर को हम अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं, हमने मान लो इस दो वायर को कनेक्ट कर दिया, जहां पर हमें करंट नापना है, हमने सर्किट में इसे कनेक्ट कर दिया, सर्किट में। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर करंट आएगा, क्या आएगा बेटा, करंट। और जैसे ही करंट आएगा, बताओ क्या होता है, जैसे ही करंट आएगा, हमने पढ़ा है कि जब एक करंट आता है लूप के अंदर तो वो रोटेट करता है, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो सुई यहां पहुंच जाएगा, सुई यहां पहुंच जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया करंट कितना है, करंट है हमारा 3 एम्पियर, क्या है 3 एम्पियर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यही होता है बेटा,
करंट को मेजरमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है समझ में आ गया बेटा? देखो सिंपल सेटअप ये है, आप फील करना। सिंपल सेटअप ये है कि हमने नॉर्थ पोल का जुगाड़ करते हैं, साउथ पोल का जुगाड़ करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ जाए। इसके अंदर जैसे ही करंट आएगा, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन करेगा। अब पहले बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखते हैं, रेडियल 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाता है ताकि दिक्कत ना हो, आसानी से काम हो जाए। और ये बेटा स्प्रिंग है हमारा, ठीक है। अब कहानी को समझना कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है कि भैया यहाँ पर टॉर्क लगता है। टॉर्क टॉर्क क्यों लगता है? क्योंकि हमें पढ़ा है पीछे कि एक लूप, अगर एक लूप है तो लूप में टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो कांटा आगे बढ़ेगा, तो हम बताएंगे 10 एम्पीयर कि 5 एम्पीयर। तो पहले जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है निब्बा साइन थीटा। पर जैसा हम एंगल 90 डिग्री रख रहे हैं ताकि हमारा टॉर्क में साइन 90 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। 90 डिग्री अगर रखेंगे तो साइन थीटा गायब हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा हो जाएगा बेटा, इससे हमारा डिवाइस बड़ा स्टेबल बनेगा, क्योंकि एंगल की दिक्कत खत्म हो जाएगी 90 डिग्री रखने पर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखते हैं, 90 डिग्री पर रखते हैं ताकि टॉर्क का फॉर्मूला आ जाए NIBA, एंगल गायब हो जाए यहाँ से, साइन 91 हो जाए। अब ये टॉर्क हो गया NIBA। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि अगर ये कोई यहां पहुंच गया है, समझना, रोटेशन होके यहां पहुंच गया है, तो इसको वापस कौन लेके आएगा? तो इसको वापस लेके आएगा स्प्रिंग। कौन लेके आएगा? आपने देखा होगा कि करंट आए, करंट की वजह से सुई घूम जाता है, और जैसे करंट खत्म होता है सुई वापस आता है। तो सुई को वापस लेके कौन आएगा? तो सुई को वापस लेके आएगा हमारा स्प्रिंग। तो याद रखना बेटा कि एक टॉर्क है NIBA करंट की वजह से, और एक होता है स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग उसको वापस लेके आएगा। तो स्प्रिंग के लिए लिखते हैं हम K थीटा। क्या लिखते हैं बेटा? K थीटा। ये थीटा होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। तो बेटा रखना हमेशा कि एट इक्विलिब्रियम, ये EQM का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब वो वापस लौटेगा। क्या बेटा वापस? कि एक टॉर्क तो हो गया निब्बा आपका, कौन सा हो गया? निब्बा। और एक होगा स्प्रिंग का। तो NIBA को K थीटा के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर NIBA हमारा K थीटा के बराबर है, ठीक है बेटा। अब यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से थीटा अपॉन में I निकाल लो। जहां पर K का मतलब क्या है बता देता हूं, टॉर्शन कांस्टेंट। K को बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट, यानी एक प्रकार से स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह है। और थीटा का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। तो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? NBA अपॉन में K। तो जो डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट जो है, क्या बेटा? डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट, इसी को बोला जाता है बेटा करंट सेंसिटिविटी। थीटा अपॉन में I क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। एग्जाम में यही आता है, करंट सेंसिटिविटी बताओ। तो कितना आसान है ये वाला टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पीछे वाले टॉपिक से कनेक्टेड। करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे NIBA और स्प्रिंग का आपस में बराबर हो जाएगा, कि एक ने घुमाया और स्प्रिंग उसको वापस लेके आया। तो बेटा करंट सेंसिटिविटी समझ में आ गया। अब होता है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? जब डिफ्लेक्शन को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं, जब हम डिफ्लेक्शन को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं तो NBA के अपॉन में रेजिस्टेंस आता है। देखो आपने अभी पढ़ा था थीटा अपॉन में I, तो NBA अपॉन में K पढ़ा था। लेकिन इसी करंट को आप लिख सकते हो पता क्या? V अपॉन में R। क्या लिख सकते हो? V अपॉन में R। तो ये R यहां भाग जाएगा, तो थीटा अपॉन में V, NBA K अपॉन में R। तो हमने करंट की जगह पर बस V अपॉन में R लिख दिया बेटा। तो हमारा कहलाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और यही एग्जाम में आता है। अब फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों लास्ट हमारे पास 2 टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। देखो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को मेजरमेंट करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सेंसिटिव होता है, जल्दी खराब हो जाता है। गैल्वेनोमीटर करंट का मेजरमेंट करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो हम लोग ना एमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमीटर। अब एमीटर कैसे बनाया जाता है इसको मैं समझाता हूं बड़े आसान तरीके से। देखो जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? अगर कभी भी गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट आ जाएगा, ज्यादा करंट, अगर करंट ज्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ये बेटा गैल्वेनोमीटर है जो हमने पीछे पढ़ा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ज्यादा करंट जाने से खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से ना डिवाइड कर देते हैं, इसके पैरेलल में लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं S, शंट बोलते हैं, शंट। S है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, शंट रेजिस्टेंस। और ये ना लो होता है, लो वैल्यू, इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। वैल्यू क्या होती है? कम। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा प्यारे बच्चों कि अब पहले जो पूरा करंट इसके अंदर जा रहा था, अब इसके अंदर पूरा नहीं जाएगा, अब इसके अंदर कुछ जाएगा थोड़ा सा। मान लो इसको बोलते हैं हमने IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट। तो बचा हुआ करंट इस तरफ आ जाएगा, I माइनस IG। देखो ऐसे समझो कि करंट है I, तो अब थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा और बचा हुआ इसके अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा डिवाइस टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था कि पूरा करंट G में जा रहा था, फट जा रहा था। ये क्या बोल दिया मैंने? पूरा करंट G में जा रहा था, फट जा रहा था, मतलब पूरा करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा था और वो खराब हो जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब थोड़ा सा इसमें जा रहा है, बाकी इसमें जा रहा है। तो बेटा इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके पैरेलल में, G के पैरेलल में शंट लगाते हैं, रो रेजिस्टेंस। अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है? देखो इक्वेशन ये बनता है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। चलो मैं आगे करके दिखाता हूं कि देखो यार इसके अंदर ये G जो है रेजिस्टेंस है बेटा। G बेटा रेजिस्टेंस है एक प्रकार से, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो बेटा G मतलब रेजिस्टेंस, G इंटू में IG बराबर होता है, इसके अंदर कौन सा करंट आ रहा है बताओ? इसके अंदर आ रहा है I माइनस IG इंटू में S। तो यहां से आप जो मर्जी निकाल सकते हो, शंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो यही इसकी इक्वेशन होती है बेटा। तो यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी हमने क्या सीखा? अच्छा ये IG का मतलब क्या है बेटा? I इंटू में G नहीं है, I के लिए छोटा सा G है। I मतलब करंट और G मतलब कि गैल्वेनोमीटर का करंट है। मल्टीप्लाई मत समझना कि I इंटू में G मत समझना भैया, इसे ऐसा समझो कि ये करंट है गैल्वेनोमीटर का। तो यहां से आप जो मर्जी निकाल सकते हो। तो पहला टॉपिक हमारा बहुत सिंपल था कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वो बना सकते हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर टॉपिक होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमारा करंट नापने का डिवाइस है जो जल्दी खराब हो जाता है, सेंसिटिव होता है, तो हमने बनाया वोल्टमीटर वोल्टेज नापने के लिए, इसी की हेल्प से। कैसे? तो हमने जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, हाई, काफी हाई लगा दिया। तो जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आर लगाते हैं काफी हाई, तो गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्टमीटर बन जाता है। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? इसके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल होती है। क्या इक्वेशन सिंपल होती है? ध्यान देना कि जो ये टोटल वोल्टेज है, समझना, देखो इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका करंट है मान लो IG, तो इसका वोल्टेज क्या होगा? देखो V इक्वल टू होता है I इंटू में R, मतलब I इंटू में रेजिस्टेंस। V इक्वल टू I जो है IG के बराबर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है G, तो इसका वोल्टेज जो V1 है, इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज IG इंटू में G। अगर इसका वोल्टेज निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका वोल्टेज क्या आएगा? इसका वोल्टेज आएगा V2 जो आएगा, इसका वोल्टेज आएगा IG ही रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखो सीरीज में करंट सेम होता है। अगर इसके अंदर करंट है IG, तो सेम करंट IG आगे जाएगा बच्चा, तो इसके अंदर करंट भी IG होगा, तो IG इंटू में R। तो ये V1 और V2, तो हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही। ये इसकी इक्वेशन होती है बेटा। यहां से आप IG कॉमन ले सकते हो और IG को नीचे डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो अगर मेरे पास गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर करंट जा रहा है, करंट का नाम है IG, इसके सीरीज में अगर मैं लगा दूंगा रेजिस्टेंस R, तो इसके अंदर भी करंट होगा IG। अब ये बन जाएगा हमारा वोल्टमीटर, अब ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे हम? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ये रहेगा कि जो हमारा टोटल वोल्टेज है, जो हमारा टोटल वोल्टेज है, वो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू में रेजिस्टेंस, करंट इंटू में तो IG इंटू में कैपिटल G प्लस करंट इंटू में रेजिस्टेंस, यानी कि IG इंटू में R। बात ही समझ पा रहे? समझ गए? तो बस हो गया, आप क्या करना है, मतलब यही इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी वो R निकालने को बोलेगा, कभी वो G निकालने को बोलेगा, जो मर्जी निकालने के लिए बोलेगा। मान लो कभी आपको उसने बोला कि मुझे R की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे? पहले V के नीचे IG को ले जाओगे कॉमन लेके, नहीं समझे? और ये जो IG है, IG, ये IG और ये IG दोनों में कॉमन है, तो IG बाहर आके इसके डिवाइड में आ जाएगा, और आपको R निकालना तो क्या आएगा आंसर? V अपॉन में करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर माइनस G इज इक्वल टू R। नहीं समझे? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट ये, अभी हमने ये पढ़ा F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पर क्या रखना कि जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स की वजह से स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती है। और अगर स्पीड चेंज नहीं होती है प्यारे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। तो याद रखना प्लीज कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता, फोर्स लगने की वजह से भी स्पीड चेंज नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता। बहुत मेहनत की है भाई, बहुत अंधा मेहनत की है, बिना खाए पिए। प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, पूरी सीरीज लेके आऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, प्लीज सपोर्ट करो।